नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फर्म क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th जैक बोर्ड का आज जो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आप सभी का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। और हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल के आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक सशक्तिकरण क्या है। सामाजिक सशक्तिकरण जो है वो क्या है, या फिर सामाजिक सशक्तिकरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सामाजिक सशक्तिकरण एक सार्वभौमिक व्यवस्था है। सामाजिक सशक्तिकरण क्या है कि एक सार्वभौमिक व्यवस्था है। इसके बाद आप सभी को क्या लिखना है कि यह प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। यह क्या होता है कि अलग अलग समाज में अलग अलग रूप में पाया जाता है। अति प्राचीन समाज हो या सरल समाज, वन्य जाति समाज हो या आधुनिक समाज, समाज सशक्तिकरण का रूप देखने को मिलता है। किसी भी तरह का समाज रहता है, हमें क्या मिलता है वहाँ पे समाज सशक्तिकरण को देखने को मिलता है। यहाँ तक कि साम्यवादी समाजों में भी यह व्यवस्थाएं देखी जाती है। जो साम्यवादी समाज रहती है वो वहाँ पर भी क्या हमें देखने को मिलता है, तो सामाजिक सशक्तिकरण को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त परिवार का अर्थ लिखिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, संयुक्त परिवार का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी को देखिए क्या लिखना है कि संयुक्त परिवार भारतीय समाज के प्रमुख विशेषता है। इरावती कर्वे के अनुसार एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो साधारण मकान में रहते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार यानी कि मिलजुल के रहने वाला परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है, और जो साधारण मकान में रहते हैं। ठीक है, जो एक रसोई में भोजन पकाया करते हैं, जो एक रसोई में क्या करते हैं कि भोजन पकाया करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं। जो नॉर्मल जो संपत्ति वगैरह रहता है उसका जो है स्वामी होता है, उन्हें सामान्य परिवार यानी कि संयुक्त परिवार कहा जाता है। और जो सामान्य उपासना में भाग लेते हैं तथा जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इसमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं कि संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी के लोग क्या करते हैं कि एक साथ रहते हैं, जिससे इसके सदस्यों की संख्या अधिक होती है। जिससे क्या होता है कि कई पीढ़ी के लोग जब संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं तो उसके सदस्यों की संख्या मतलब बहुत सारा होती है। ठीक है, यानी कि सदस्यों की संख्या जो है अधिक होती है। उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है कि देख सकते हैं कि प्रत्येक संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता है। प्रत्येक संयुक्त परिवार में क्या होता है कि एक मुखिया होता है, यानी कि उसका एक लीडर होता है, जो कि घर का सबसे बड़ा होता है। जो कि घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है वो जो है प्रत्येक परिवार का हेड होता है, यानी कि जिसको मुखिया बोला जाता है। और वही सभी चीज़ों का निर्णय करता है। और जो मुखिया होता है यानी कि जो घर का हेड होता है, जिसको घर का गार्जियन कहा जाता है, वो क्या करता है कि सभी चीज़ों का निर्णय लेता है, सभी हिसाब वगैरह और सब चीज़, घर का मतलब सारा कुछ बोझ वही उठा करके चलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एकाकी परिवार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। दोस्तों, संयुक्त परिवार यानी कि जो बॉन्डिंग वाला परिवार रहता है, जो मिलजुल कर रहने वाला परिवार, और एकाकी परिवार जो एक अकेला परिवार होता है। तो इसका डिफिनेशन आप सभी को लिखना है। टिप्पणी आप सभी को क्या लिखना है कि एकाकी परिवार से यह अभिप्राय है कि वैसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे रहते हैं उसे एकाकी परिवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एकाकी परिवार किसे कहते हैं, तो वैसा परिवार जिसमें कौन कौन रहता है, तो पति पत्नी रहते हैं और उसके बच्चे रहते हैं, उसे एकाकी परिवार के नाम से जाना जाता है। एकाकी परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 तक ही होती है। एकाकी जो परिवार होते हैं उसके सदस्यों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 तक ही होती है। आकार की दृष्टि से यह परिवार सबसे छोटा परिवार होता है। दोस्तों, ये जो एकाकी परिवार यानी कि सिंगल फैमिली होता है वो आकार की दृष्टि से क्या होता है, सबसे छोटा होता है, क्योंकि इसमें मम्मी पापा और भाई बहन यही सब रहते हैं। ठीक है, पहले भारत में ऐसे परिवारों का प्रचलन नहीं था। दोस्तों, पहले भारत में क्या होता था कि एकाकी परिवार नहीं रहते थे, केवल और केवल संयुक्त परिवार पाया जाता था। लेकिन औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण संयुक्त परिवार विघटित होने के कारण एकाकी परिवार का निर्माण हुआ। ठीक है,
औद्योगिकरण तथा नगरीकरण। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण संयुक्त परिवार विघटित होने के कारण एकाकी परिवार का निर्माण हुआ। औद्योगिकरण और नगरीकरण जब क्या हुआ, उससे संयुक्त परिवार जो विघटित होने लगा, तब एकाकी परिवार का निर्माण हुआ। और क्या होता है कि आजकल के डेट में लोग ज़्यादातर एकाकी परिवार को पसंद करने लगते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्थानांतरित खेती से आप क्या समझते हैं। दोस्तों स्थानांतरित शब्द से ही पता चल रहा है कि स्थानांतरण करना यानी कि ट्रांसफ़र करना, इधर उधर करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि स्थानांतरित खेती में एक जंगल के पेड़ों को काटकर उन्हें एक स्थान में एकत्रित कर जला दिया जाता है। दोस्तों स्थानांतरित खेती में क्या होता है कि एक जंगल में कोई एक प्लेस में उसका जो पेड़ सब रहता है, उसका पेड़ को काट के क्या किया जाता है कि उसको एक जगह पे एकत्रित करके यानी कि इकट्ठा करके क्या किया जाता है कि जला दिया जाता है। फिर राख को खेती करने योग्य ज़मीन पर बिछा दिया जाता है, और जो पेड़ को जलाया हुआ जो राख सब रहता है उसको खेती करने योग्य ज़मीन पर बिछा दिया जाता है। इसमें बीज बो दिए जाते हैं। उसमें क्या कर दिया जाता है कि बहुत सारे बीज बो दिए जाते हैं, और बारिश होने पर बीज उग जाता है। बारिश जब होता है तो क्या होता है कि बीज उग जाता है। फिर जब 1 या 2 वर्ष बाद उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो स्थान परिवर्तन करके दूसरे जगह पर उसी प्रकार की खेती की जाती है। दोस्तों जब उस प्रकार की खेती की जाती है तो 1 या 2 वर्ष बाद क्या होता है कि वो जो ज़मीन रहता है जहाँ पे पेड़ को काट करके उसको जला करके उसका राख में बीज बोए जाते हैं और वहाँ पे फसल का वहाँ पे जो है खेती किया जाता है, उस जगह पे क्या होता है कि जब 1 या 2 वर्ष बाद वहाँ का उर्वरा शक्ति, वहाँ की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति रहती है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों वहाँ का स्थान को परिवर्तन कर दिया जाता है और दूसरे स्थान पर सेम उसी तरह से फिर क्या किया जाता है कि पेड़ को काटा जाता है, फिर उसका राख को जो है मतलब बिखेरा जाता है, फिर वहाँ पे बीज बोया जाता है, फिर वहाँ पे उसी प्रकार से खेती हो जाती है। ठीक है, खेती की जाती है। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है कि स्थानांतरण खेती कहा जाता है। इसलिए इस खेती को स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि में कौन कौन सा अनाज उगाया जाता है, तो मटर, चना, बाजरा इत्यादि, यानी कि टोटल कुल मिला के मोटा अनाज उगाया जाता है इस प्रकार की खेती में। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। प्राथमिक समूह, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक समूह में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह में क्या होता है कि आमने सामने का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, प्राथमिक समूह का आकार सबसे छोटा होता है। प्राथमिक समूह का आकार जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। इसके सदस्यों के उद्देश्य एवं इच्छाएं समान होती है। जो प्राथमिक समूह के जो सदस्य रहते हैं उनका जो उद्देश्य रहता है और इच्छा रहता है, यानी कि उनका जो मेन जो मोटिव रहता है वो जो सभी सदस्यों का एक इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि औपचारिक और अनौपचारिक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह किसे कहते हैं, उसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि औपचारिक और अनौपचारिक समूह में अंतर इस प्रकार से है। और सबसे पहले हम लोग औपचारिक समूह के बारे में पॉइंट वाइज लिखेंगे और अनौपचारिक समूह के। तो दोस्तों ये यदि क्वेश्चन पूछा तो ये एग्जाम में कन्फर्म है कि 5 मार्क्स का पूछेगा, लेकिन यदि पूछा तो ठीक है, इसीलिए आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के लिए VVI है। पूछेगा कि नहीं कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों औपचारिक समूह, औपचारिक समूह पहले लिख लेना। उसके बाद क्या करना है कि इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि औपचारिक समूह का आशय बड़े संगठन या इसके एक बड़े भाग से है। इसका जो औपचारिक समूह का आशय किससे है, तो एक बड़े संगठन यानी कि बड़ा सा संगठन या फिर बड़ा सा संगठन का जो बड़ा भाग होता है उससे है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आप सभी को लिखना है कि एक औपचारिक समूह में हमेशा आदर्श संरचना या पदक्रम पद्धति होती है। औपचारिक समूह में क्या होती है कि हमेशा आदर्श होता है, संरचना होता है और पदक्रम पद्धति होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप सभी को क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट में आप सभी को लिखना है कि यह पद्धति कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती है। यह पद्धति क्या होती है कि कुछ निश्चित नियमों यानी कि लिमिट नियमों पर जो है वो आधारित होती है। उसके बाद आप सभी को चौथा पॉइंट लिखना है कि औपचारिक समूह परंपरागत नहीं होते। औपचारिक समूह जो होता है वह परंपरागत नहीं होता है। पांचवा पॉइंट आप सभी को लिखना है कि औपचारिक समूह मानक व समरूप नहीं होते हैं। औपचारिक समूह जो होता है वो मानक या समरूप नहीं होता है। दोस्तों उसके बाद आप सभी को अनौपचारिक समूह का डिफिनेशन लिखना है, यानी कि पॉइंट वाइज अनौपचारिक समूह को लिखना है। तो दोस्तों अनौपचारिक समूह का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि एक अनौपचारिक समूह में व्यवस्था तथा संगठन का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। अनौपचारिक समूह में क्या पाया जाता है, तो व्यवस्था तथा संगठन का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद आप सभी को इसका दूसरा पॉइंट लिखना है कि इस समूह का आकार, पद्धति, समय, स्थान कुछ भी पूर्व निश्चित नहीं होता। जैसे कि दोस्तों औपचारिक समूह में क्या होता था कि उसका आकार, पद्धति, समय जो है निश्चित होता था, लेकिन इसमें जो है उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि इसका समूह, आकार, पद्धति, समय जो है वो निश्चित नहीं होता। दोस्तों यदि आप सभी याद नहीं कर पाओगे इतना लंबा, तो आप सभी को क्या करना है कि जो है औपचारिक समूह का जितना भी पॉइंट मैंने बताया वो सबको याद करना है, उसका जस्ट अपोजिट जो है पॉइंट बना करके लिख देना है, वो हो जाएगा आपका अनौपचारिक समूह का पॉइंट। ठीक है, तो इसका सेकंड पॉइंट देख लीजिए होगा कि इस समूह का आकार, पद्धति, समय, स्थान कुछ भी पूर्व निश्चित नहीं होता। दोस्तों थर्ड नंबर पॉइंट इसका हो जाएगा कि इसमें कोई निश्चित नियम नहीं पाए जाते हैं। अनौपचारिक समूह में क्या होता है कि निश्चित नियम नहीं पाया जाता, जबकि औपचारिक समूह में निश्चित नियम पाया जाता है। चौथा पॉइंट आप सभी का हो जाएगा कि अनौपचारिक समूह अधिक परंपरागत होते हैं। अनौपचारिक समूह क्या होता है तो अधिक परंपरागत होता है। पांचवा पॉइंट आप सभी का हो जाएगा कि अनौपचारिक समूह मानक एवं समरूप नहीं होते हैं। अनौपचारिक समूह क्या होता है कि मानक तथा समरूप नहीं होता है, जबकि औपचारिक समूह जो होता है वो मानक तथा समरूप होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंत समूह और बाहरी समूह यानी कि बाह्य समूह या फिर बाहरी समूह होगा में अंतर स्पष्ट करें। अंत समूह किसे कहते हैं और बाहरी समूह किसे कहते हैं, वो दोनों में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। तो दोस्तों इसको भी उसी टाइप्स के लिखेंगे, क्योंकि लिखने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए, तभी आप सभी को एग्जाम में जो है वो फुल मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी सबसे पहले इसका लिखना है क्या कि अंत समूह और बाहरी समूह में अंतर इस प्रकार से है। अंत समूह का सबसे पहले पॉइंट वाइज हमें लिखना है अंत समूह। ये भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछता है तो आप सभी का ये भी क्वेश्चन जो है VVI है, और एग्जाम में यदि पूछता है तो आप सभी का 5 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग कर लीजिए। तो दोस्तों अंत समूह का सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि इसमें हम भावना तथा अपनापन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है तो हम भावना पाया जाता है तथा अपनापन पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप सभी का हो जाएगा कि इसमें संबंधों से निकटता पाई जाती है। इसमें संबंधों से निकटता पाई जाती है। तीसरा पॉइंट आप सभी का हो जाएगा कि इसमें सुख दुख का आंतरिक रूप पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सुख दुख का आंतरिक रूप पाया जाता है। चौथा पॉइंट आप सभी का हो जाएगा कि अंत समूह बड़े भी हो सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा आप सभी का कि अंत समूह बड़े भी हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट आप सभी का हो जाएगा किसी भी हमले के समय देश के निवासी में स्वयं अंत समूह बन जाते हैं। क्या होता है दोस्तों कि किसी भी जब हमला वगैरह कोई भी हमला वगैरह होता है तो देश के जो निवासी रहते हैं वो आपस में क्या करते हैं कि अंत समूह बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसका पांचों पॉइंट। अब आप सभी को इसके बाद बाहरी समूह का पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों बाहरी समूह का जो पहला पॉइंट होगा वो होगा कि इनमें हम भावना तथा अपनेपन का अभाव पाया जाता है। इनमें जो है क्या होता है कि हम भावना तथा अपनापन का अभाव पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है दूसरा पॉइंट कि इनमें संबंधों में दूरी पाई जाती है। दोस्तों जो अंत समूह था उसमें क्या होता है कि इनमें संबंधों से निकटता पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि संबंधों से दूरी पाई जाती है। ये भी जो है उसका अपोजिट होगा। दोस्तों अगला पॉइंट आप सभी को क्या लिखना है कि इनमें सुख दुख का भारी रूप पाया जाता है। ठीक है, रूप होगा यहाँ पे, रूप होगा। ठीक है, इनमें सुख दुख का भारी रूप पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को चौथा पॉइंट लिखना है कि बाहरी समूह परिस्थिति के अनुसार भी हो सकते हैं। बाहरी समूह जो होता है वो क्या होता है कि परिस्थिति के अनुसार यानी कि सिचुएशन के अनुसार भी होता है। उसके बाद आप सभी को पांचवा पॉइंट लिखना है कि इसमें त्याग और सहानुभूति का औपचारिक ढोंग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि त्याग और सहानुभूति का औपचारिक ढोंग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि समाज शास्त्र की परिभाषा दे, यानी कि समाज शास्त्र। दोस्तों समाज शास्त्र को इंग्लिश से सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, समाज शास्त्र को ही इंग्लिश से सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि फ्रांसीसी विचारक अगस्त कॉम्ट जो था वो क्या था कि फ्रांसीसी विचारक था। तो इन्होंने क्या किया था कि 1838 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि सर्वप्रथम सोशियोलॉजी अर्थात समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों जो फ्रांसीसी विचारक थे अगस्त कॉम्ट, उन्होंने क्या किया था कि 1838 ईस्वी में सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इसे समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसलिए जो है इनको अगस्त कॉम्ट को जो है वो समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दे कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो आप लोग लिख दीजिएगा कि समाज शास्त्र का जनक जो है वो अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है। और ये भी आप सभी का 1 मार्क्स का पूछ सकता है कि सोशियोलॉजी का जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था तो 1838 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है समन्वय।
ठीक है। समन्वय आत्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समन्वय आत्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र जो है वो एक सामान्य विज्ञान है, अर्थात इसके अंदर सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के अंदर क्या किया जाता है कि सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता की व्याख्या करें। सामाजिक समूह का जो है वो उसका डिफिनेशन लिखना है और उसका जो विशेषता क्या है उसको जो है बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य हितों, यहाँ पे हो जाएगा हितों, ठीक है, यहाँ पे हितों हो जाएगा हितों, ठीक है, इसको काट देना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य हितों के लिए परस्पर संबंध स्थापित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है जिसे सामाजिक समूह कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है विशेषता में कि फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि समूह व्यक्तियों का संग्रह होता है। सेकंड पॉइंट आप सबको लिखना है कि समूह एक मुहूर्त संगठन है। थर्ड पॉइंट आप सभी को लिखना है कि इसकी सदस्यता एक चेक होती है। फोर्थ पॉइंट आप सभी को लिखना है कि इसका आकार अनिश्चित होता है। 5 पॉइंट आप सभी को लिखना है कि यह एक सत्ता है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। सामाजिकरण क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिकरण क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति जन्म से एक जैविक प्राणी होती है। दोस्तों व्यक्ति जो है वो जब जन्मता है तो वो कैसा किस प्रकार का प्राणी होता है, तो जैविक प्राणी होता है। उसके बाद आप सबको क्या लिखना है कि सामाजिक मूल्यों और प्रतिमाओं से अलग होता है। वो क्या होता है कि सामाजिक मूल्यों और प्रतिमाओं से अलग होता है। दोस्तों व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसको समाज वगैरह से कोई लेन देन नहीं रहता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि जब रहन सहन, खान पान, बोलचाल, संस्कृति इत्यादि चीज़ें वो जन्म के ही बाद सीखता है, ठीक है। जब वो जन्म लेता है तो उसके बाद रहन सहन, खान पान और बोलचाल और रहने का ढंग, सब चीज़ का तरीका जो है वो जन्म के बाद ही सीखता है। फिर क्या होता है कि फिर वह समाज के लिए अनुकूल बनता है। जब वो इन सारी चीज़ों को समझ जाता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तब वो क्या होता है कि समाज के लिए अनुकूल बनता है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति समाज के लिए अनुकूल बनता है उस प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है जिससे क्या होता है कि व्यक्ति समाज के लिए अनुकूल बनता है, इसे ही सामाजिकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को 10 मोस्ट VVI क्वेश्चन बताया सोशोलॉजी का, जो कि आप सभी का आज के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एग्ज़ाम जो टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो दोस्तों जल्दी जल्दी तैयारी करें, है ना। और यदि आप सभी को बीच में और क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को एक लाइक कर देना। और जिन जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।